जब भी आप बोलते हो कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है, स्टेट क्या होता है किसी सिस्टम का, तो आपको एक इनहेरेंटली एक चीज याद रखनी है। ये स्टेट कोई फैंसी वर्ड नहीं है, इट इज जस्ट दैट हम बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस तीन स्टेट में अवेलेबल होता है। एक तो लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है और सॉलिड स्टेट होता है। तो इन तीनों स्टेट में अगर आप बात करो तो उससे रिलेटेड ही सारी क्वांटिटी हम बात करेंगे, वही स्टेट वेरिएबल्स है। ठीक है, जो यहाँ पे सिर्फ हम उस पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे, स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में क्या चेंज हो रहा है और सॉलिड स्टेट में क्या चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। सो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी डिटरमाइनिंग द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, सो स्टेट वेरिएबल कौन कौन से है? सबसे पहले तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको अगर देखना है किसी भी स्टेट का, तो आपको तीन चीजें तो सबसे पहले पता होनी चाहिए। क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इन तीन क्वांटिटी से आप उसके इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हो। एक और क्वांटिटी ऐड हो जाती है मास, एक और क्वांटिटी ऐड हो जाती है, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। फॉर द टाइम बीइंग आप इसको एक एनर्जी फॉर्म मान सकते हो। मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो जब भी हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की, तो इसी स्टेट वेरिएबल्स को लेके हम आगे देखते हैं कि ये स्टेट वेरिएबल किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से हम देख सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अगर है तो नहीं है तो कैसे लाना है, ये सारे डिस्कशन ये स्टेट वेरिएबल से ही होते हैं। और स्टेट वेरिएबल हमारे पास होते हैं दो तरह के, एक होते एक्सटेंसिव और एक होते इंटेंसिव। सो एक होते हैं एक्सटेंसिव और दूसरे होते हैं इंटेंसिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल में क्या होता है? एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल बेसिकली आपका साइज, आपका नहीं, सिस्टम का साइज आपको उसके बारे में आइडिया देता है। तो आपको पता है एक्सटेंसिव मतलब बेसिकली कौन कौन से स्टेट वेरिएबल हो सकते हैं। मास ज्यादा कम हो तो आपका साइज पे इफेक्ट आता है, उसी तरह वॉल्यूम का भी होगा, और सेम आपका इंटरनल एनर्जी भी होता है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हो गए आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? विच डज नॉट इंडिकेट द साइज ऑफ द साइज ऑफ सिस्टम। बेसिकली इसको सिस्टम के साइज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो हमने यहाँ पे लिखा है संभाल के। ठीक है, सो प्रेशर, टेम्परेचर। आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास इतना पानी है और इतना पानी है। ठीक है, इसका आइस इतना फॉर्म हुआ और इसका आइस इतना बड़ा फॉर्म हुआ। अब देखो यहाँ पे मास m1 और m2 है, ये m1 है और यहाँ पे मास है m2। ठीक है, अभी देखो जब साइज कम से ज्यादा हुआ तो उसको डिफाइन करने के लिए मास यूज करेंगे, वॉल्यूम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों डिपेंड करते हैं, एक इतना मास है, इतना मास है, दोनों मास में डिफरेंस है, राइट। बट जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर इसका मैं बोलता हूँ प्रेशर 20 पास्कल है, तो इसका भी प्रेशर 20 पास्कल हो सकता है। समझ रहे हो? इसका टेम्परेचर अगर मैं बोलता हूँ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री हो सकता है। सो दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोवेयर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम मास, वॉल्यूम, सिस्टम मास। ठीक है, तो सिस्टम इतना ही बड़ा हो सकता है, इतना भी बड़ा हो सकता है। तो प्रेशर टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम कितना बड़ा है, उसके साइज से कोई मैटर नहीं है। तो उसको कहते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में यूज करेंगे, तो प्लीज ये सब चीजें अच्छे से समझिए पहले। अब यहाँ पे एक क्वांटिटी मैंने बताई जो अभी तक अननोन है आपके लिए, वो इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फर्क पड़ता है कितना साइज है और कितना बड़ा साइज है, छोटा बड़ा साइज है। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होना चाहिए? सो इट इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल molecules।
ठीक है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, सो मैं एक सिस्टम ले लेता हूँ, उसमें मेरे पास ये नंबर्स ऑफ एटम है, ऐसे नंबर्स ऑफ एटम मैंने रखे, ठीक है। ये बहुत ही छोटे स्केल की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है और इसका टेम्परेचर लेट सपोज कुछ भी टेम्परेचर T1 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर उसमें अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ये सेम सिस्टम का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, इसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या सेम रहेंगे? नहीं, डिस्टेंस बदल जाएगा, कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन क्या होगा, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। बी वेरी केयरफुल विद दैट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। बेसिकली कोई भी एटम होता है वो अपने ही अबाउट ऐसे वाइब्रेट करता है ये दोनों। अब देखो, अगर एक एटम ये है आपका, ये आपका एक एटम है और दूसरा आपका एटम ये है, ठीक है। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये एटम पहले ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ये भी अपना अपना वाइब्रेट कर रहा था। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो इसका रैंडमनेस और बढ़ गया, ऐसे हिलने लग गए। अब एक दूसरे के साथ टकरा के फिर ऐसे चले गए। तो बेसिकली हमने एक रैंडमनेस क्रिएट किया टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी एक दूसरे के साथ टकरा है, तो इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल रही है, इसको भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। अब दोनों कंबाइन होकर एटम को और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस ऑल रैंडमनेस इज इंक्लूडेड फॉर वन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो आगे क्या, अभी देखो हर मॉलिक्यूल में, अगर मैं मॉलिक्यूल 1 की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल 2 की बात कर रहा हूँ, 3 की बात कर रहा हूँ, 4 की बात कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 यहाँ पहुंच गए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एंड काइनेटिक एनर्जी 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर T2 ग्रेटर देन T1 अज्यूम करो। सो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो इस एटम के पास जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इससे अलग होगी, इसकी बड़ी होगी, इसका भी बड़ा होगा, इसका भी बड़ा होगा, इसका भी बड़ा होगा। सो सबका एनर्जी में चेंज आएगा। तो बेसिकली ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, कम करो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कम करो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि सारे एटम्स अपने आप में एडिशनल एनर्जी गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं। तो वो जो एनर्जी होता है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? अब हर एटम्स की बात करने, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि थर्मोडायनेमिक्स में हम मेनली बात करें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब आप बोल सकते हैं कि सर आप तो अभी तो माइक्रोस्कोप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कैच है कि हम यहाँ पे हर मॉलिक्यूल की बात नहीं करना चाह रहे, हम बात करना चाह रहे सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, मतलब समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 डॉट 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 सब एटम्स की। तो हमको ये समेशन वाली क्वांटिटी चाहिए सब। तो बेसिकली ये सारा चेंजेस है वो एक साथ देखने जा रहे हैं, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी होगी। जब हम सिंगल लाइन मॉलिक्यूल की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। तो अभी भी हम अपने वर्ड्स पे कायम है कि हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, बट यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर लेवल्स, ठीक है। तो ये बहुत स्मार्टली हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर लेवल का इंफॉर्मेशन यूज करके हम अपना आगे का काम करेंगे। तो उसी चेंज इन एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट सम ऑफ होल सिस्टम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ द होल सिस्टम। याद रखना ये थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सो अभी जैसे ही हम बात कर रहे थे कि एनर्जी चेंज हो रहा है, तो आपको इसको और समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मे बी आपकी बुक में ये एग्जांपल ना हो, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा बॉटल ले लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा बॉटल ले लेते हैं, बॉटल पे ऐसे, सॉरी बॉटल इतना अच्छा नहीं बना, और यहाँ पे मैंने एक बलून ऐसे लगा दिया, ये एक बलून है, ठीक है, गुब्बारा बेसिकली, ठीक है। अभी तक इन्फ्लेट नहीं हुआ है।
और ये भी एक रबर जैसा ही बॉटल है, जिसको आप बेसिकली सॉफ्ट प्लास्टिक का बॉटल है ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस है, दूसरा केस में मेरे पास सेम बॉटल है, लेकिन इसको मैंने रखा है एक पैन पे। ठीक है, और मैं नीचे से हीट कर रहा हूं उसको। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे एक एडिशनल वर्क, यहाँ पे बलून को फुलाने के दो तरीके। सॉरी, ये जो बलून है, अगर मुझे इसको इन्फ्लेट करना है, इसको फुलाना है, तो इसी बॉटल में क्या कर सकते हैं, इस बॉटल को ऐसे दबा सकते हैं तो ये बलून फूलेगा, राइट। तो बेसिकली हम वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे, वर्क। ठीक है, अब एक और चीज कर सकते हैं कि या तो तुम वर्क प्रोवाइड करो या तो हीट प्रोवाइड करो। अगर मैं यहाँ पे इसको हीट करता हूँ तो अंदर के मॉलिक्यूल्स आपस डिस्प्लेस होंगे और क्या होना चाहिए, बलून ऐसे फूलेगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे फूलेगा बाद में। ठीक है, दबाने के बाद सो ऐसे इन्फ्लेट होगा। तो बलून यहाँ पे इन्फ्लेट हमने वर्क से किया और यहाँ पे किया हीट से। तो बेसिकली हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंशियल मोड ऑफ द चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, इसीलिए ये दोनों आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे भी जब मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी इंटरनल एनर्जी है। तो दिस आर नथिंग बट द टू इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द टू डिफरेंशियल मोड हीट एंड वर्क। ठीक है, इन दोनों मोड ऑफ द एनर्जी को मैं लेता हूँ और इन्हीं के आसपास घूमता रहता हूँ, तभी जाके मुझे इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चलेगा। थोड़ा रिफ्रेश करके बताता हूँ कि अगर मैं इसको वर्क इस बॉटल को ऐसे दबाऊंगा तो अंदर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाले एटम्स के, और यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, बेसिकली वर्क एनर्जी ट्रांसफर टू द इंटरनल एनर्जी। करेक्ट, तो बेसिकली यही हुआ एनर्जी ट्रांसफर। अब यहाँ पे क्या हुआ, हीट एनर्जी को मैंने ट्रांसफर किया इंटरनल एनर्जी में, तो दोनों एनर्जी ट्रांसफर ही हो रही है। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ समथिंग वेरी हाई फाई कंसेप्ट। सो आई होप दैट आपको समझ में आया। चलो, अभी याद रखो कि हीट एंड वर्क आर नॉट अ स्टेट वेरिएबल। हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल नहीं, हीट एंड वर्क को पता करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल यूज करते हैं। सो दे आर हीट एंड वर्क बेसिकली एक मोड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम। ये आपका हो गया हीट एंड वर्क। ठीक है, तो इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो, किसी को याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो वीडियो पॉज करो और याद करो, अगर नहीं याद है तो। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? मैं गारंटी देता हूं हर किसी को आता है, जो भी ये वीडियो देख रहा है सबको ये फर्स्ट लॉ पता है। ये मैं 100% चैलेंज देता हूं। फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला सबको पता है। तो बेसिकली क्या बात करते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड टू अदर फॉर्म्स। तो हम एक सिस्टम की बात करते हैं। अब इसी को हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे। एक सिस्टम है हमारा, ठीक है, इस पे मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक हीट एनर्जी है मेरे पास, और मुझे बाहर मुझे मिल रहा है वर्क। ठीक है, जो मैंने अभी बॉटल का एग्जांपल दिया था उसमें मैं जैसे कि अभी बॉटल को गर्म कर रहा हूं, तो वर्क मुझे क्या मिल रहा है, वो बलून जो फूल रहा है वो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और इन दोनों के बीच में एक डेल्टा यू मैं लिख देता हूँ चेंज इन इंटर एनर्जी के नाम पे। सो हीट यहाँ पे क्या हुआ, हीट को दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक यू और डब्ल्यू। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू इज नथिंग बट डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, सो यहाँ पे हीट सप्लाइड ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है,
बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके साइन कन्वेंशन में लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, कई बार W माइनस क्यू भी हो जाता है। आपको देखना है कि ये क्या है, ठीक है। ये इसके साइन कन्वेंशन के बारे में इसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी एक और चीज के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूं कि अगर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू है, इसी केस में अब एक चीज देखो, हीट यहां से यहां जा रहा है, वर्क यहां से यहां जा रहा है, लेकिन डेल्टा यू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंदर आ रहे हो, हीट आ रही है, बाहर जा रही है, या वर्क दे रहे हो, या फिर हीट बाहर जा रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता डेल्टा यू को। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और हीट डिपेंड करता है, हीट इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये भी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका ये डेल्टा यू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्यू का साइन कन्वेंशन क्या, डब्ल्यू का साइन कन्वेंशन क्या, उसको बस इतना फर्क पड़ता है कि आप वो गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है। चलो, तो अब इसके पाथ के बारे में बात करेंगे। सो आई एम नॉट रबिंग दिस पार्ट, रिमूविंग दिस पार्ट। तो क्यू में क्या होना चाहिए, अगर ये सिस्टम है, अगर मैं सिस्टम में हीट सप्लाई करता हूं और वर्क मुझे मिलता है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अगर यही सिस्टम उल्टा हो, जिसमें वर्क करना पड़ता है और हीट मुझे बाहर मिलती है, तो वो हो गया नेगेटिव। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम की बात करता तो डेल्टा यू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि आप हीट दे रहे हो या फिर हीट मिल रहा है। आसान भाषा में आपको बता देता हूं, अगर काम करना पड़े तो नेगेटिव है, और खुद ना कोई काम हो तो पॉजिटिव है। इसीलिए काम अगर करना पड़े वर्क तो नेगेटिव है, अगर वर्क खुद न खुद मुझे किया हुआ मिले तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है क्यों, आप एक याद रखो, दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्क डन है, ये अभी मेरे पास अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू है मेरा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये वर्क डन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर एक सिलेंडर है ऐसा, जिसपे एक ऐसा पिस्टन लगाया हुआ है, ये पिस्टन अप डाउन हो रहा है। तो ये अप डाउन कैसे हो रहा है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे कहीं पे आ गया, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि ये सिस्टम पहले यहाँ पे पहुंचा है, तो अलोंग द एक्स मैं बोल देता हूँ पहले ये dx जितना चेंज हुआ अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो सिस्टम का वर्क डन क्या है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका, अगर W निकालना है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलता हूँ dx, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो कितना वर्क डन है, ठीक है। तो इसको मैं dw बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी आसान हो और आपके लिए भी आसान हो समझने के लिए। तो ये dw आपका क्या हो गया, f dx। समझ में आ रहा है, dw इज नथिंग बट द वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो अगर मुझे ये देखना है कि वर्क डन अगर ये 0 से लेके L तक गया, ठीक है, या 0 से लेके कैपिटल X तक गया, कोई भी लिमिट ले सकते हो आप। मैं आपको कैपिटल L लेके दिखाता हूँ, फिर आपको X के फॉर्म में लिख के देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप 0 टू L dw जितना किया, तो आप क्या करोगे, f dx, 0 टू L, सिंपल इंटीग्रेशन, राइट। तो ये जो वर्क डन है वो टोटल W फ्रॉम 0 टू L dw
ये हो गया आपका टोटल। आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन समेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रोसेसेस। तो बेसिकली मैंने इतना dx लिया, इतना लिया, इतना लिया, इतना लिया, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो समेशन ऑफ ऑल dx इज नथिंग बट द कैपिटल L। उसी को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन dx में L के फॉर्म में, ठीक है, 0 to L। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ऐसा प्रोसेस है तो वर्क डन कैसे निकालोगे? तो वर्क डन आपका आ गया इंटीग्रेशन 0 to L f dx। f क्या है? यहाँ पे F है आपका फोर्स ऑन दिस पिस्टन। अब देखो पिस्टन नॉर्मली होता है ऐसा। अगर मैं पिस्टन की बात करूँ तो पिस्टन जनरली होता है ऐसा, एक ऐसा डिस्क रहता है, और आप बात कर रहे हो इस डिस्क को ऊपर नीचे घुमाने की, ठीक है, इस डिस्क को ऊपर नीचे घुमाने की। तो सारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर ऊपर लग रहा है, इधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। बेसिकली ये सारा इस सरफेस पे लग रहा है, ये वाले सरफेस पे। तो इस सरफेस पे मेरा फोर्स क्या आना चाहिए? प्रेशर इनटू एरिया। ये जो एरिया है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया याद रखिएगा, ठीक है। और प्रेशर क्या है? अंदर जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहता है, बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे प्रेशर आपका ऐसा रहेगा, ये सारे सरफेस पे प्रेशर ऐसे रहते हैं, ठीक है। प्रेशर की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका P A dx, ठीक है। चलो, तो यहां तक समझ गया। अभी बस इक्वेशन के साथ थोड़ा खेल लेते हैं और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो आपका W आपको मिल गया कैसे? P इंटीग्रेशन, सॉरी प्रेशर अंदर ही रखो। अभी देखो A dx क्या है? मैं इसको डेल्टा V भी बोल सकता हूँ, P dv। सो बेसिकली इसको PdV वर्क भी बोल सकते हैं, इसको अदर लैंग्वेज में PdV वर्क भी बोलते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ देखता हूँ तो Q इज नथिंग बट डेल्टा U प्लस इंटीग्रेशन PdV। कहीं आपको ये भी दिखाई देगा, कहीं आप ये भी देख सकते हो, 0 to x PdV, ठीक है। कई जगह आपको डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 0 to x PdV भी दिखाई देगा। So do not get confused with this. We are just talking about the quantity heat, ठीक है। तो तीनों में से ये तीनों अब फिलहाल के लिए वैलिड है, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका PdV वर्क, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, खास करके जेई के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो दोज पीपल हु वांट टू अपीयर फॉर द जेई एग्जाम्स, उनके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल, और बाकी सबके लिए थियोरी तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलो, अभी मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बताने वाला हूँ कुछ कुछ,